गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, डिटर्मिनेंट चल रही थी और सवालों की तो कोई लिमिट है ही नहीं। कोशिश करके 4 लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्ट क्या है और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी और फिर लगभग अच्छे खासे सवाल भी मैंने आपको 3 लेक्चर्स में यहाँ के ऊपर लगवा दिए। अब टॉपिक डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन है क्रैमर्स रूल। डिटर्मिनेंट जो है वो मेन टॉपिक है और इसी के अंदर इसका सब टॉपिक है क्रैमर्स रूल, और ये 5वां लेक्चर है। देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें कि क्रैमर रूल क्या होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि डिटर्मिनेंट जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करने का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के एक मेथड का नाम डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर भी क्रैमर रूल कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, जैसे पीछे हमने आपको सिखाया, तो डिटर्मिनेंट भी यहाँ के ऊपर क्या होगा कि प्रोवाइड करती है मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस की, और किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे वो मेथड कहलाता है। जैसे कहीं के ऊपर कोई क्वेश्चन से आपके यहाँ किताबों में दिए हुए होते हैं कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, तो चाहे वो डिटर्मिनेंट मेथड कहे और चाहे मैथमेटिशियन का नाम ले ले, क्रैमर्स रूल कह दे। यानी इस रूल की जो डिस्कवरी है वो क्रैमर ने की थी, ही वॉज मैथमेटिशियन, और इनके रूल से हम लोग किस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, क्या कॉन्क्लूड हुआ कि डिटर्मिनेंट जो है प्रोवाइड अनदर मेथड फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशंस नोन एज क्रैमर रूल। यहाँ तक बात आई। अब इसके बाद में किस तरह करते हैं, इसको हमने आगे बढ़ाया बात को कि अगर मान लिया जाए कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसीडर द सिस्टम ऑफ यहाँ के पर इक्वेशंस। देखिए, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस का भी केस पढ़ा जाएगा और 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस का केस भी पढ़ा जाएगा, और उनको किस तरीके से हम लोग क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, ये पूरी चीज़ें हम लोग यहाँ के ऊपर देखेंगे। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ के ऊपर a1x और प्लस यहाँ के ऊपर b1y और इज इक्वल टू c1, a2x और प्लस यहाँ के ऊपर b2y और बराबर यहाँ के ऊपर ये c2। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 हो गई। ये हम आपको ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्रैमर रूल को अप्लाई करके हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 2 इक्वेशन हैं और इन 2 इक्वेशन में आप देख लीजिए हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं। अगर इस इक्वेशन में b2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और दूसरी इक्वेशन में b1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये इक्वेशन यहाँ के ऊपर a1 b2 x और प्लस b1 b2 y और बराबर c1 और यहाँ के पर b2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और b1 से यहाँ करेंगे तो a2 b1x और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा b1 b2 यहाँ के पर y और बराबर c2 b1 होगा, और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 2 आ गई। इसके बाद में फिर हम लोग इस इक्वेशन को यानी आपस में इसको हम लोग यहाँ के पास देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में ये हिस्सा जो है यहाँ के ऊपर कट जाएगा, तो x टाइम्स यहाँ से आ जाएगा a1 b2 और माइनस के a2 यहाँ के ऊपर b1 और बराबर आ जाएगा c1 b2 और माइनस का c2, ये देखिए b1। तो x की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये हो जाएगी c1 b2 और माइनस का c2 b1 और अपॉन a1 b2 होगा और माइनस के a2 यहाँ के ऊपर b1 होगा, बराबर का निशान लगेगा। और आप लोगों को इसके बारे में डिटर्मिनेंट में पढ़ाया जा चुका है कि ये वैल्यू
यहाँ के पर ये आ जाएगी C1 और यहाँ के पर B2 और C2 और यहाँ के पर ये B1, A1 B2 और A2 यहाँ के पर आ जाएगा B1। देखिए ये सिचुएशन आएगी, x की वैल्यू इस तरह निकाली जाएगी। अभी हम आपको सवाल में अप्लाई करके फ़ौरन दिखाएंगे, लेकिन पहले आप बात समझ लें कि x की वैल्यू ये होगी। ऊपर वाली इक्वेशन को हम लोग यहाँ के पर dx लिखते हैं और नीचे वाली को हम लोग यहाँ के पर d लिखते हैं। यहाँ तक बात पहुँच गई है, आप समझ लें। देखिए इसके बाद में इसी इक्वेशन में अगर हमारे पास में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यू यहाँ के पर आ जाएगी A1 A2, यानी इस इक्वेशन में हम लोगों ने A2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सारे बच्चे देखते रहें, इस इक्वेशन में अगर हम लोग A2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस यहाँ के पर आ जाएगा B1 और A2 और बराबर C1 A2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में फिर इस इक्वेशन में हम लोगों ने A1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा A1 A2x और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा B2 A1 और बराबर आ जाएगा C2 A1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब लोगों ने मेरी बात को समझा। इसके बाद में फिर हम लोग इसको यहाँ के पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस में। यहाँ के पर ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया। और उसके बाद में यहाँ के पर y लिखना हम लोग भूल गए, देखिए ये यहाँ के पर ये y है, तो हम लोग y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ के पर B1 A2 और माइनस के B2 यहाँ के पर A1 होगा और बराबर C1 A2 और माइनस का C2 और ये आ जाएगा A1। सारे लोग देख लीजिए इस चीज़ को। तो y की वैल्यू देखिए, यहाँ के पर y की वैल्यू सब लोग यहीं पर देख लीजिए। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो A1 C2 माइनस के A2 C1 हो जाएगा। यह आ जाएगा A1 C2 और माइनस का A2 C1 और ये माइनस इधर के माइनस कॉमन लेकर काट देंगे और इधर से भी हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो A1 B2 और माइनस के A2 यहाँ के पर B1 होगा। सारे लोग समझ लीजिएगा, इधर से भी माइनस और इधर से दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके काट दिया गया है। इसके बाद में ऊपर की वैल्यू यहाँ के पर y बराबर, आप देख लें इस चीज़ को, ऊपर की वैल्यू A1 C2 और माइनस का A2 और यहाँ के पर C1 डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऊपर वाले पार्ट को लिखा गया और नीचे वाले पार्ट को भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा गया। यहाँ के पर A1, यहाँ के पर B2 और यहाँ के पर A2 B1, यहाँ के पर ये आएगा। ऊपर वाला पार्ट जो है y, यहाँ के पर ये dy कहलाता है और उसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट है वो यहाँ के पर d कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब हमें कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है तो हम लोग x और y निकालेंगे और x की वैल्यू dx अपान d होगी और y की वैल्यू dy अपान d होगी। अब एक बात आप यहाँ पर रुक के समझ लें, हर जगह पर रेक्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा। जब भी आपके पास में कोई इक्वेशन A1x और प्लस यहाँ के पर B1y बराबर C1 दी हुई होगी और A2x और प्लस B2y बराबर यहाँ के पर ये C2 दे रखी है, तो अब हम देखिए कहीं देखेंगे नहीं और हम आपको भी समझा रहे हैं कि जब आपको D निकालना हो तो D हमेशा x का मल्टीपल वाला पहला कॉलम ये आ जाएगा और y के मल्टीपल वाला जो कॉलम है ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। देखिए ये D निकालने का तरीका कहीं देखा नहीं हमने। जो D निकालेंगे, क्योंकि सामने की बात है कि x निकालने के लिए आपको dx भी चाहिए होगा और dy भी d भी चाहिए होगा। फिर जब आप y निकालेंगे तो dy भी चाहिए होगा, d भी चाहिए होगा। तो देखिए d निकालने का तरीका क्या होगा, A1 A2 B1 B2 ये आ जाएगा। इसके बाद में जब आप लोग यहाँ के पर dx निकालेंगे, देखिए कहीं देख नहीं रहा हूँ और आप लोग मिलाते जाइएगा। हमेशा सारे बच्चे इस बात पर गौर कर लें कि जब हम लोग dx निकालेंगे तो x के मल्टीपल को छुपा लेंगे और x के मल्टीपल को छुपाने के बाद इनको हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। यानी x के जो मल्टीपल A1 A2 हैं इसको छुपा दिया गया और इसकी जगह के ऊपर ये देखिए कांस्टेंट, यहाँ के पर C1 और यहाँ के पर C2 आएगा, ये यहाँ पर C1 C2 आ जाएगा और y के मल्टीपल ये देखिए B1 और यहाँ के पर ये B2 जो है वो यहाँ के पर ये आ गया। सारे बच्चे देख लें। इसी तरीके से जब हम लोगों को dy निकालना होगा
तो डी वाई में देखिए x के जो मल्टीपल है a1 और a2 ऐसे ही रहेंगे, और जब हम डी वाई निकालेंगे तो हम y के मल्टीपल को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा देखिए c1 और यहाँ के ऊपर ये c2। अब आप कहीं के ऊपर भी देख लीजिए, जो d है वो देखिए a1 a2 b1 b2 है। ये तरीका मैंने आपको बता दिया क्योंकि हर जगह पर आप रेक्टिफिकेशन कहाँ करेंगे, जब dx निकालेंगे तो खुद ही गौर कर लीजिए, dx में c1 c2 b1 b2 है। ये देखिए c1 c2 b1 b2 है, और तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से जब आप dy निकालेंगे तो a1 a2 और ये देखिए c1 c2। सब लोग समझ गए मेरी बात। अब इसको मैंने आपको जो क्रैमर रूल की डेफिनेशन बताई वो क्या बताई कि डिटर्मिनेंट प्रोवाइड another rule of solving the system of equations known as क्रैमर रूल। यानी क्रैमर रूल कुछ नहीं है, सिर्फ सिस्टम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ के ऊपर ये आ गया। अब इसमें हमने इसको यहाँ के ऊपर रब किया, और आप देख लें इस चीज़ को कि किस तरीके से हमने यहाँ के ऊपर निकाला। अब एक ज़रा सा चीज़ों को आप जो है वो देखते जाइए। अब यहाँ के बड़ी हमारे पास में यहाँ के बड़ी एग्जाम्पल है, और कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ यहाँ के पर इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ये देखिए x प्लस यहाँ के पर 2y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस वाई बराबर 2। ये देखिए 2x और माइनस वाई बराबर यहाँ के पर ये 2। अब इसको कहता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाई डिटर्मिनेंट मेथड। लिखा नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि बाई डिटर्मिनेंट मेथड, या लिखा हुआ होगा कि बाई अप्लाइंग क्रैमर रूल। तो हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए डी निकाल लेंगे, और डी निकालने का तरीका हमने क्या बताया कि x के मल्टीपल से ये पहला कॉलम बनेगा, और y के मल्टीपल से यहाँ का ये दूसरा कॉलम बनेगा। ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप लोग यहाँ के ऊपर dx निकालिएगा, देखा आपने कि क्रैमर रूल या डिटर्मिनेंट मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 9 और 10 में क्या पढ़ा, साइमल्टेनियस, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब मेथड के नाम थे। अब आगे जब आप बड़े हायर क्लासेस में गए तो ये भी एक मेथड का नाम हुआ कि साहब डिटर्मिनेंट से हम लोग किस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये प्रोसेस है। तो dx क्या हो जाएगा, dx में यहाँ के पर ये देखिए 1 2 आ जाएगा। ये 1 2 ये देखिए 11 और 2 से हमने कहा था कि कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा x के मल्टीपल, और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा 2 और यहाँ के पर ये -1। इसके बाद में बच्चों यहाँ के पर dy क्या हो जाएगा, dy में 1 और यहाँ के पर 2, x के मल्टीपल तो वैसे ही रहेंगे, और y के जो मल्टीपल है 11 और 2 से रिप्लेस हो जाएंगे। ये देखिए 11 और 2 से यानी कांस्टेंट से रिप्लेस हो गए। तो x की वैल्यू यहाँ के पर आ जाएगी dx और अपान यहाँ के पर d। सारे लोग समझते जाएंगे बात को। तो dx की वैल्यू बच्चों dx ये रखा जाएगा, ये dx यहाँ रखा जाएगा, यानी इसका मतलब यहाँ के पर आ जाएगा -11 और यहाँ के पर 4। हम लोगों ने इसको यहाँ के पर सॉल्व कर दिया, और d की वैल्यू यहाँ के पर ये रखी जाएगी नीचे। तो ये आ जाएगा यहाँ के पर -1 और यहाँ के पर ये 4। तो माइनस के यहाँ के पर 15 होगा और माइनस के 5 होगा। देखिए बराबर ये 3 निकल आया, देखा आपने क्रैमर रूल का एप्लीकेशन। और इसी तरीके से y बराबर यहाँ के पर dy और अपान यहाँ के पर ये d होगा। dy जो है यहाँ के पर ये है dy अपान d। तो dy अपान d में क्या हो जाएगा कि यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी 2 और -22। पहले ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे, और अपान d कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -1 और -4। तो -20 बच्चों ये आ जाएगा और -5 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। इसलिए x बराबर यहाँ के पर 3 हो गया और y बराबर यहाँ के पर ये 4 हो गया। देखिए मैं
बहुत धीमे धीमे बातों को आपको समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल वाला मामला दे रखा है, तो किस तरीके से हम लोग क्रैमर रूल से उसको सॉल्व करेंगे, ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर बता दिया। अब इसके हम लोग आगे बढ़े और हेडिंग है क्रैमर रूल एक्सपेंडेड। हेडिंग है आपकी यहाँ के ऊपर क्रैमर रूल और यहाँ के ऊपर ये एक्सपेंडेड। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि चाहे 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो और चाहे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो, x बराबर डी एक्स अपान डी या y बराबर डी वाई अपान डी में x और y की वैल्यू जब भी पॉसिबल होंगी कि जब डिनोमिनेटर वाला d 0 के बराबर ना हो। वो हमने कंडीशन वहाँ पे लिखी नहीं है, मुझे याद आ गया एकदम से। x एंड y विल बी फाइंड बट d इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में d है ना, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम लोग लिख देंगे कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कि डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब यह है कि रिजल्ट अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग d निकाल लीजिएगा, अगर d 0 ना आए तभी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। इसके बाद में बच्चों यहाँ के ऊपर हेडिंग है, यहाँ के ऊपर क्रैमर रूल एक्सपेंडेड। रूल एक्सपेंडेड, देखिए क्रैमर रूल एक्सपेंडेड में मामला ये है कि अगर मान लिया जाए कंसीडर द सिस्टम a1x प्लस यहाँ के ऊपर b1y और प्लस c1z और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर d1। इसी तरीके से यहाँ के ऊपर a2x और प्लस यहाँ के ऊपर b2y और प्लस c2z और इज इक्वल टू d2 और यहाँ के ऊपर a3x और प्लस b3y और प्लस c3z और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर d3। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दे रखी है तो अब इसके ऊपर बहुत बहस नहीं की जाएगी। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी आप लोग यहाँ के ऊपर d निकालिएगा, देखिए अब हम तरीका बताए दे रहे हैं कि जब सॉल्व करने के लिए आप लोग d निकालिएगा तो x के मल्टीपल से पहला कॉलम बनेगा, y के मल्टीपल से दूसरा कॉलम बनेगा और z के मल्टीपल से तीसरा कॉलम बनेगा, c1 c2 और यहाँ के ऊपर c3, ये d निकाला जाएगा। इसी तरीके से जब आप लोग यहाँ के ऊपर dx निकालिएगा तो x के जो मल्टीपल हैं वो कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिए जाएंगे, d1 d2 और यहाँ के ऊपर d3 आएगा और ये दोनों जो हैं ऐसे रख दिए जाएंगे, b1 c1 और b2 और यहाँ के ऊपर c2 और b3 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर c3। सारे बच्चे इस बात को यहाँ के ऊपर देख लें। और उसके बाद में जब आप dy निकालिएगा तो dy का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा कि पहला कॉलम x वाला तो ऐसे ही रहेगा, a1 a2 और a3, लेकिन जब हम लोग dy निकालेंगे तो जो y के मल्टीपल हैं इनको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ के ऊपर d1 आ जाएगा, ये d2 आ जाएगा, ये d3 और इसके बाद में c1 c2 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये c3 और उसके बाद में सब लोग यहाँ के ऊपर dz निकालोगे तो देखिए a1 a2 a3 x वाले भी वैसे ही रहेंगे, b1 b2 और यहाँ के ऊपर b3 y वाले भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन जब हम लोग dz निकालेंगे तो जो z के मल्टीपल होंगे वो कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा d1 d2 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा d3। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में x निकालने के, अब इसका हम सवाल नहीं लगवाएंगे, अब आप लोग घर के ऊपर लगा लीजिएगा क्योंकि चीज़ें जो है वो आपकी मैंने समझा दी हैं। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ के ऊपर ये dx अपान यहाँ के ऊपर d होगी, y की वैल्यू उसी तरीके से dy अपान d होगी, z की वैल्यू उसी तरीके से dz और अपान यहाँ के ऊपर ये d होगी। अब इसमें सबसे पहले d निकाला जाएगा, ये भी हमने आपको बता दिया। जब d 0 नहीं आएगा तभी इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा और अगर d 0 आ जाएगा तो लिख दिया जाएगा द सिस्टम इज नॉट सॉल्वेबल एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने आपको क्रैमर रूल का अगला पार्ट 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस में पढ़ा दिया। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर
एक चीज़ आप यहाँ के ऊपर देख लें, बीच में आ गई है चीज़, तो आप देख लें। ये आपके यहाँ जो है वो बोर्ड में सवाल इस पे पूछा जाता है कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ के ऊपर x1 कॉमा यहाँ के ऊपर y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 कॉमा यहाँ के ऊपर y2 हैं और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ के ऊपर x3 कॉमा यहाँ के ऊपर y3 हैं। तो पॉइंट नंबर 1 अपने पास में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर यहाँ के ऊपर हाफ होता है x1 यहाँ के ऊपर y1 यहाँ के ऊपर 1, x2 y2 यहाँ के ऊपर 1, x3 y3 और यहाँ के ऊपर ये 1। ये पॉइंट नंबर 1 यहाँ के ऊपर नोट कर लें आप लोग सारे लोग। पॉइंट नंबर 1 यहाँ के ऊपर ये नोट कर लें। देखिए डिटर्मिनेंट पढ़ी जा रही है, इसलिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने आप लोगों को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वर्टिसेस दिए हुए थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये हमने आपको पॉइंट फार्मूला नंबर 1 पढ़ा दिया। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 2, यहाँ के ऊपर एरिया ऑफ यहाँ के ऊपर ट्रायंगल ABC बराबर यहाँ के ऊपर हाफ होता है और ये x1 y2 होता है प्लस x2 y3 होता है और प्लस के x3 यहाँ के ऊपर y1 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देखिए माइनस लग जाता है और ये आ जाता है y1 x2 प्लस y2 x3 और प्लस का यहाँ के ऊपर आ जाता है y3 और यहाँ के ऊपर ये x1। ये अपने पास में देखिए इसी से ये फार्मूला बनता है। अब इसमें यहाँ के ऊपर टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी आदमी करना चाहे तो हाफ बाहर लगा ले और बाहर लगाने के बाद में x1 y2 यहाँ से ले ले और y1 x2 यहाँ के ऊपर ले ले, तो डिटर्मिनेंट बना दे, फिर इसको और इसको साथ में ले ले और इसको साथ में ले ले, तो ये पूरा एक्सपेंशन जो है वो इसी डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। कोई भी आदमी यहाँ आपके ऊपर इसको खोल के देख लेगा तो यही सिचुएशन यहाँ के ऊपर आएगी। लेकिन लिया किसको किसको जाएगा, इसको और इसको, फिर इसको और इसको और इसको और इसको। ये मैंने दूसरा फार्मूला पढ़ा दिया। डिटर्मिनेंट फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये होगा, प्लेन फॉर्म में यहाँ के ऊपर ये होगा। ये क्लास 10th वगैरह में हम लोग के पीरियड में तो यूपी बोर्ड में था, बाकी अब मुझे नहीं मालूम। ये हो गया और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये तीसरी पॉइंट यहाँ के ऊपर ये सवाल देख तीसरा, इफ कंडीशन क्या है, अगर कहीं के ऊपर सवाल में आपसे पूछा जाए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स, आप याद रखें कि अगर कहीं के ऊपर ये कंडीशन हो जाए, कहे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, प्रूफ करो, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा कि एरिया जो है ऑफ ट्रायंगल ABC आप लोग यहाँ के ऊपर 0 के बराबर प्रूफ कर दिएगा। इन्हें कहीं पर भी अगर इस तरीके के सवाल आता है कि प्रूफ करो कि दिए हुए 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं, तो आप उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू आप 0 के बराबर प्रूफ कर दिएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इस फार्मूले को भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद में आप लोग सवाल इस पर लगाइएगा। क्रेमर रूल एक्सपेंडेड भी हो गया। अब इसके बाद में देखिए क्रेमर रूल मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के ऊपर नोट कर लें कि डिटर्मिनेंट जो है वो चैप्टर का नाम है और
सब टॉपिक इसका क्रैमर रूल था, और क्रैमर रूल के बाद में, इसके बाद अब क्रैमर रूल हो गया, और क्रैमर रूल के बाद में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी। ऑफ द इक्वेशंस। ये मैंने यहां के ऊपर हेडिंग डाल दी। देखिए ये अलग चीज हो गई, बस ये आखिरी टॉपिक है और ये इसका सब टॉपिक है। आप इसको बात को समझेंगे। सबसे पहले बच्चे समझ लें कि जिस तरीके से मैंने क्रैमर रूल शुरू किया, तो मैंने आपको बताया कि भाई क्रैमर रूल क्या होता है। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी में आप ये समझ लें कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, दो वर्ड हैं। देखिए कंसिस्टेंट, आपने देखा होगा कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्वेबल, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है अनसॉल्वेबल। आप लोग देखेंगे, ये मैंने, देखिए कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्वेबल होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है अनसॉल्वेबल। यानी कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा होगा तो वो सॉल्वेबल है तो वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर वो सॉल्वेबल नहीं है, अनसॉल्वेबल है, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। यही चीज़ हम लोग कंसिस्टेंसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये बात मैंने आपको बताई। यानी कोई भी सिस्टम दे रखा होगा, हमें देखना होगा कि वो सॉल्वेबल है या नहीं है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब अभी आगे बातें होंगी। सिर्फ इतनी बात हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हेडिंग पड़ी हुई है कंसिस्टेंसी, तो इसमें हम लोग सिस्टम को पढ़ेंगे कि वो सॉल्वेबल है या नहीं है। अगर सॉल्वेबल है, जो भी मैथमेटिकल कंडीशंस अभी हम लोग पढ़ेंगे, उन मैथमेटिकल कंडीशनों को हम लोग उसके ऊपर लगा देंगे और चेक कर लेंगे कि साहब सॉल्वेबल है, तो हम लिख देंगे सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। और अगर नहीं सॉल्वेबल है, मैथमेटिकल जो भी कंडीशंस हमारी होंगी, तो हम लोग कह देंगे नहीं साहब इनकंसिस्टेंट, अनसॉल्वेबल। यहाँ तक बात आई। इसके बाद में आप लोग समझ लें, हम लोग क्लास 9th में अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो मेरे ख्याल से वो ये बता देता है, और बल्कि आप देखते भी हैं, क्लास 9th में जो भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई होती हैं, उन लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। जब भी क्लास 9 बाकायदा चैप्टर है और उसमें ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि साहब आप दो लाइनें दे रखी हैं और कहते हैं कि ग्राफ पेपर पर उसको आप जो है वो स्केच करिए। तो हमेशा जब भी x और y पर पावर 1 होगी, लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये है कि x और y पर जो पावर्स हैं वो 1 1 है। अगर x और y पर पावर 1 है तो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अब देखिए 3 सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पर भी क्लास 9 में भी हम लोग पढ़ते हैं कि पहली सिचुएशन ये होती है, ये जो पूरी सिचुएशन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस होंगी तो उनका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो देखिए पहला जो पॉइंट होता है बच्चों वो ये होता है कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये देखिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, y एक्सिस और x एक्सिस है। तो इसमें देखिए एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हम लोगों ने एक लाइन ये खींची और उसके बाद में एक लाइन यहाँ के ऊपर ये खींची, 2 इक्वेशन दी हुई थी, 2 वेरिएबल थे और 2 इक्वेशन थी, हमने प्लेन में उनका ग्राफ खींच दिया। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो दोनों लाइनें ऐसे करके एरो बना दिया जाएगा, ये इधर भागेगी, इधर जाएगी, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, और दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। लाइनें आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही इंटरसेक्शन पॉइंट लाइनों का सॉल्यूशन होता है, या उन इक्वेशंस का जो दी हुई हैं जिससे लाइनें जो है ड्रॉ की गई हैं वो सॉल्यूशन कहलाता है। हमारे पास में एक लाइन जो थी, मान लीजिए कि ये दी हुई थी और दूसरी लाइन ये दे रखी थी, हमने दोनों को सॉल्व किया, तो सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की कोई वैल्यू मिलेगी। अगर हम उन दोनों लाइनों को ग्राफ पेपर पर रेक्टेंगुलर प्लेन में स्केच करेंगे तो वो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को
किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देंगी। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यही यहाँ पर ये सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर काट रही हैं तो कहलाता है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज सॉल्वेबल यानी कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। एंड हैव यहां के पर ये यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके की सिचुएशन में देखिए, आप समझ लीजिए इस चीज। मैं आपको एग्जांपल भी बता दूं कि अगर हमारे पास में ये जो ग्राफ है कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और ये दे रखा है यहां के ऊपर 8x और प्लस 3y बराबर 2, यहां के ऊपर x प्लस वाई बराबर यहां के ऊपर -1 है बच्चों। और ये मैंने पूरा आपको मामला बता दिया कि अगर अब इसी से कनेक्टेड मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, अगर x प्लस वाई बराबर -1 है और 8x प्लस 3y बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 है, तो सॉल्व करने के बाद x बराबर 1, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका सॉल्यूशन 1 कॉमा यहाँ के ऊपर ये 2 मिलेगा। यानी जो ग्राफ खींचा है वो मैंने बता दिया कि अगर इस तरीके का सिस्टम दिया हुआ है और सॉल्व करने के बाद में x और y की ये वैल्यू मिले तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्शन ही सॉल्यूशन कहलाता है। और इस केस में इस सिस्टम के लिए कहा जाएगा कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब ये कि सिंगल सॉल्यूशन। एक तो ये केस हो गया। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर केस 2 पर जाएंगे। देखिए यहाँ के ऊपर ये हम लोग यहाँ के ऊपर केस 2 पर गए और केस 2 में ये देखिए हमने y एक्सिस और यहाँ के ऊपर x एक्सिस खींचा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो दो लाइनें दे रखी हैं, अगर दोनों लाइनें खींची गई और दोनों लाइनों ने आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर नहीं काटा और दोनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल हो गई। दोनों लाइनें यहाँ के ऊपर क्या हो गई, यहाँ के ऊपर पैरेलल हो गई। अगर लाइनें आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर ना काटें और पैरेलल हो जाएं तो इस केस में कहा जाता है कि नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। एंड सिस्टम इज यहाँ के पर यहाँ के पर कंसिस्टेंट। आपको एग्जाम्पल भी यहाँ के पर देख मैं बता, देखिए ये सिचुएशन समझ लीजिए आप। ये मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दी, फिगर दिखा दिया और मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके की सिचुएशन में नो सॉल्यूशन और सिस्टम जो है वो अनसॉल्वेबल या इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इसमें यहाँ के ऊपर x प्लस वाई बराबर 5, ये देख लिया आप इस चीज़ को कि इस तरीके की सिचुएशन होगी। x प्लस वाई बराबर 5, मैं रिलेट करके इक्वेशंस भी बता रहा हूँ आपको। और 4x प्लस 4y बराबर 7, यहाँ के ऊपर 4x और प्लस 4y और बराबर यहाँ के ऊपर ये 7 दे रखा है। देखिए बहुत से ऐसे मेथड हैं, किसी भी मेथड से जो आपको आता हो, क्लास 9 से लगाकर अब तक जितने भी मेथड आपने पढ़े हैं, कोई भी मेथड अगर आप लोग लगाएंगे या क्रैमर रूल भी लगाकर आप इसको देखेंगे तो ये सिस्टम सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं सॉल्व हो सकता, आप देख लें इस चीज़ को, क्योंकि मैं मिटाऊंगा इसके बाद में इसको कि अगर इसमें आप भाई सामने के बाद सॉल्व करेंगे तो अगर आप पहली वाली इक्वेशन में 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 4x और ये आ जाएगा 4y और बराबर 5 होगा। 5 नहीं बल्कि 20 होगा, 4 5 = 20। और नीचे वाली इक्वेशन 4x और 4y बराबर 7 होगा। और ये लाइन खींच दिया आपने, सिंपल मेथड से आपने सॉल्व कर लिया। आप जिसका दिल चाहे जिस मेथड से भी सॉल्व करें। अगर यहाँ के ऊपर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप खुद देख लें कि 4x और 4x कट जाएगा और 4y और 4y कट जाएगा तो ये 0 बच जाएगा और 20 में से 7 गया तो बच जाएगा 13। तो क्या कभी 0 जो है वो 13 के बराबर हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हो गया कि एब्सर्ड सिचुएशन आ रही है। और अगर एब्सर्ड सिचुएशन आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज यहाँ के ऊपर इनकंसिस्टेंट। देखिए मैंने आपको रिलेट सिस्टम भी करके दिखा दिया। इसके बाद में बच्चों तीसरी सिचुएशन और लास्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि y एक्सिस ये आ गया और x एक्सिस यहाँ के ऊपर ये आ गया। इसके बाद में
एक लाइन देखिए ये खींची गई, ये खींची गई, ये खींच दी गई, और इसके बाद में दूसरी लाइन जो है वो इसके ऊपर ये खींच दी गई। दो लाइनें आ गई, एक लाइन यहाँ के ऊपर ए और यहाँ के ऊपर ये बी, ये सिचुएशन में जा रही है, और दूसरी जो है वो सी और डी सिचुएशन में जा रही है। ये लाइन पहली वाली लाइन का पीछा करते रहेगी और ये लाइन इस लाइन का पीछा करती रहेगी, लेकिन यहाँ पर दोनों लाइनें पैरेलल थी। यहाँ पर दोनों लाइनों ने आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था, और इस केस में दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर कोइंसाइड हो कर गई। अगर दोनों लाइनें आपस में, ये देखिए ये लाइन हो गई और इसी के ऊपर दूसरी लाइन यहाँ के ऊपर पूरी की पूरी ओवरलैप कर गई, कोइंसाइड कर गई। बहुत जहन से आप इस बात को समझ लें, अगर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगी, एक पॉइंट पर, तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक सॉल्यूशन। और पूरी लाइन अगर आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप कर गई, अब घुमा दी इस लाइन को, अगर यहाँ के ऊपर आप घुमा दें तो इसका मतलब यह है कि दोनों लाइनें अगर आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी तो जितने सॉल्यूशन पहली लाइन के होंगे उतने ही सॉल्यूशन दूसरी लाइन के होंगे। फिर सुनिए मेरी बात को, आप फंक्शन पर चले जाइए। अगर हमारे पास में कहीं पर कोई इक्वेशन दे रखी है, आप बात समझ लें, अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर मान लीजिए कि ये दे रखी है y बराबर x प्लस, और मान लीजिए यहाँ के ऊपर ये 5, ये इक्वेशन दे रखी है। इसमें हम x को, देखिए दोनों लाइनें कोइंसाइड कर गई, तो इसका डोमेन अगर हम कहेंगे तो इसका भी डोमेन यहाँ के ऊपर ऑल रियल्स होगा, और दूसरी इक्वेशन भी x और y में लीनियर है, और मान लीजिए कि y बराबर यहाँ के ऊपर 2x और प्लस यहाँ के ऊपर 9 दे रखी है। और अगर हम इसका डोमेन पूछें तो इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों लाइनें आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, और जब दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को पूरे के पूरी ओवरलैप कर जाएं तो इस तरीके की सिचुएशन में नीचे और ऊपर दोनों लाइनों के कोइंसाइड करने पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। देखिए यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ के ऊपर आ जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ के ऊपर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि पूरी के पूरी लाइनें आपस में ओवरलैप कर गई, एक पॉइंट पर एक सॉल्यूशन, और जब पूरे की पूरी ओवरलैप कर गई तो सामने की बात है, नीचे वाला सॉल्यूशन ऊपर वाली को सेटिस्फाई करेगा और ऊपर वाला नीचे को करेगा, और ये भी लाइनें बढ़ती चली जाएंगी और ये भी लाइनें इनफाइनाइट की तरफ इसी तरीके से ये बढ़ती चली जाएंगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और कहा जाएगा कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इज यहाँ के ऊपर कहा जाएगा कंसिस्टेंट। सामने की बात है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो सिस्टम इज यहाँ के ऊपर इनकंसिस्टेंट होगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है किताबों में, और यह लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इससे रिलेट भी यहाँ के ऊपर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप यहाँ के ऊपर देख लें कि इस तरीके का कौन सा ऐसा सिस्टम होगा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। एक मिनट, आप देखें कि अगर हमारे पास यहाँ के ऊपर दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, ये देखिए यहाँ के ऊपर दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और 4x प्लस 4y बराबर 20। देखिए 4x और प्लस यहाँ के ऊपर ये 4y बराबर यहाँ के ऊपर ये 20। देखिए सिस्टम ये दे रखा है। बहुत आराम से मेरी बात को सुन लीजिए कि अगर इस तरीके का सिस्टम दे रखा है तो इस तरीके के सिस्टम में को दो तरीके से देखिए हम सॉल्व करेंगे, और दोनों तरीके हम आपको यहाँ के ऊपर बताए दे रहे हैं। पहले ज़रा सा हम इसको रब कर दें। देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या होगी बच्चों, यहाँ के ऊपर सिचुएशन ये होगी कि यहाँ के ऊपर ये देखिए 4x और प्लस यहाँ के ऊपर 4y बराबर 20। इसमें हम लोगों ने 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी इक्वेशन को हम लोगों ने यूँ ही लिखा 4y और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 20। देखिए ये सिचुएशन आ गई हमारे पास में, यहाँ के ऊपर ये सिचुएशन आई। और जब इन इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये और ये कटेगा। इसका मतलब 0 बराबर यहाँ के ऊपर 0। देखिए एक तो पहले आप दिमाग में बात ये रख लीजिए
कि अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी और इस तरीके का सिस्टम दिया हुआ होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की तरफ इशारा होगा। एक तो ये हो गया, या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ के पर और लगा दिया और हमारे पास में इस सिस्टम को देखते रहिएगा। और इसके बाद में हम लोगों ने लिखा यहाँ के पर ये पुट y बराबर के, पुट x बराबर हम लोगों ने के। आप सुनिएगा, अगर हम x बराबर यहाँ के पर ये के रख दें तो x बराबर के रखने से यहाँ रखा तो y बराबर मिल जाएगा यहाँ के ऊपर 5 और माइनस के, क्योंकि इसकी जगह के रखा तो y की वैल्यू 5 माइनस यहाँ के ऊपर के आ गई। अब सुनिएगा मेरी बात, x बराबर अगर k मान लिया जाए तो y बराबर 5 माइनस के आ गया। इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 में रखिए। तो पुटिंग इन यहाँ के ऊपर ये एक तरीका है सॉल्व करने का। अगर इस तरीके की सिचुएशन डेवलप हो कि आप किसी एक वेरिएबल को किसी नंबर के बराबर माने, के जो है यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, और वहां से y की वैल्यू निकालें और उन दोनों वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में आप रखें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड रख दिया तो बराबर यहाँ के ऊपर 4 आएगा और x की जगह के ऊपर k आएगा, प्लस ये देखिए 4 आएगा और y की जगह पर आ जाएगा 5 माइनस के। तो बराबर देखिए 4k हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा और माइनस का 4k आ जाएगा। ये 4k और ये 4k कट जाएगा, देखिए ये 20 आया, यहाँ के ऊपर 20 जो है यही राइट हैंड साइड है। ये मैंने आप लोगों को इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का सिस्टम बता दिया कि अगर कोई सिस्टम इस तरीके की हरकत कर रहा है, इस तरीके की सिचुएशन डेवलप कर रहा है, जो मैंने 2 जगह पर आपको बताया कि किसी एक वेरिएबल को चाहे इसको और चाहे इसको किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर k के बराबर मान लिया जाए और बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाए और बची हुई इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए और रिजल्ट में लेफ्ट और राइट यहाँ के बराबर आ जाए, तो इस तरीके की सिचुएशन में कहा जाएगा कि सिस्टम सॉल्वेबल है, कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। और मैंने आप लोगों को उसकी पिक्चर भी बना के दिखा दी। अगर कोई आदमी पूछे कि साहब फिगर क्या होगा, तो इसमें इस सिचुएशन में दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को यहाँ के ऊपर कोइंसाइड करेगी। यहाँ तक मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर पढ़ा दिया। ये कंसिस्टेंसी चल रही है और मैंने कंसिस्टेंसी में जो बातें मेरे दिमाग में थी बिगिनिंग की वो मैंने आप लोगों को बता दी, और इनको पॉज करके आप जो है वो समझिएगा तो सारा कंसेप्ट जो है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखिए ये तो मैंने कंसिस्टेंसी की थ्योरी आपको पढ़ा दी, लेकिन सवाल सॉल्व करने के लिए खाली थ्योरी का काम नहीं होगा, बल्कि मैथमेटिकल कंडीशंस हमें मालूम होना चाहिए कि कब सिस्टम कंसिस्टेंट है और कब इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हमें मैथमेटिकल कंडीशन जो है वो मालूम होना चाहिए। अब हम लोग उन मैथमेटिकल कंडीशंस को पढ़ने जा रहे हैं कि जिससे हम लोग पता लगा सकें कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए पहले आप लोग इसमें डायग्राम आप यहां के ऊपर ये देख लें। के थ्रू हम लोगों ने कंसिस्टेंसी को समझ लिया और तीनों केसेस को मैंने यहाँ के ऊपर आपको बता दिया। लेकिन ये सवाल लगाने के लिए काफ़ी नहीं है। जब हम लोग प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, आप देखेंगे कि जब हम लोग प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो प्रॉब्लम्स खाली फिगर से नहीं लग पाएंगी। इसके लिए हम लोगों को मैथमेटिकल कंडीशंस का मालूम होना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने कंसिस्टेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे, और उनको केसेस कह दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ के ऊपर ये देख लिए सारे लोग
कि हम लोग यहाँ के ऊपर केस ए पढ़ने जा रहे हैं। किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम में हम लोग कंसिस्टेंसी निकालेंगे, और सबसे पहले हमारा जो यहाँ के ऊपर हेडिंग है वो है यहाँ के ऊपर टू वेरिएबल, यहाँ के ऊपर ये टू वेरिएबल और टू इक्वेशंस। सारे लोग यहाँ के ऊपर देखेंगे, ये हमारे पास जो केस ए पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ के ऊपर ये टू वेरिएबल और टू इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, और एक एक पॉइंट को आप देखते जाएं। सबसे पहला केस टू वेरिएबल टू इक्वेशंस का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग डी निकालेंगे। देखिए ये डी सब कुछ आपको बता चुके, क्रैमर रूल में हमने हर चीज़ आपको बता दी है कि डी क्या है, डी एक्स क्या है, डी वाई क्या है और डी जेड क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशंस में। सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, और डी निकालने के बाद में यहाँ के ऊपर देखिए ये एरो लगा दिया है हम लोगों ने, और यहाँ के ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर एरो लगा दिया है। और सारे बच्चे इस बात को यहाँ के ऊपर देखेंगे कि हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन दे रखी है यहाँ के ऊपर a1x और प्लस b1y और बराबर c1, और a2x और b2y और बराबर यहाँ के ऊपर ये c2, ये साइमल्टेनियस दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं। और सारे बच्चे इस बात को भी समझ लें कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। देखिए होमोजीनियस सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जब भी इक्वेशंस के टर्म देखे जाएं तो उसमें x और y की जो पावर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर x पर पावर 1 है और यहाँ पर y पर पावर 1 है, लेकिन जब यहाँ पर अगर आप c1 के साथ में कोई वेरिएबल अटैच करेंगे तो उसके ऊपर पावर 1 नहीं दिखेगी, उसके ऊपर पावर 0 दिखेगी। तो इसलिए ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ के ऊपर डी निकालेंगे। देखिए सिचुएशन क्या होगी कि डी निकालने के बाद में या तो डी की वैल्यू 0 नहीं आएगी, और या वैल्यू जो है ये दो कंडीशन होंगी कि डी निकाला यहाँ से। देखिए ये डी फाइंड किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम आपको इसकी एप्लीकेशन भी करके लिख के दिखाएंगे। हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे। साइमल्टेनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ये, यहाँ के पर ये है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है। और इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम में सबसे पहला काम ये है कि डी निकाला जाएगा, और डी अगर 0 नहीं आया, अभी सवाल भी हम इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन करके दिखाएंगे, तो डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ के ऊपर लिखा जाएगा देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये मैथमेटिकल कंडीशन होगी। सिस्टम इज यहाँ के ऊपर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देख लें और इस ट्री डायग्राम को यहाँ के ऊपर आप लोग समझ लें। ये केस आएगा यहाँ के ऊपर अगर डी 0 नहीं है। देखिए डी अगर यहाँ के ऊपर ये 0 है तो ये भी दो केसेस में यहाँ के ऊपर ये बढ़ जाएगा। यहाँ के ऊपर ये जो है ये भी यहाँ के ऊपर ये दो केसेस में यहाँ के ऊपर ये बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ के ऊपर ये दो केसेस में यहाँ के ऊपर ये बढ़ जाएगा। अगर साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हैं जिसमें अगर यहाँ के ऊपर ये दो वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल टू इक्वेशंस हैं, तो हम लोग dx निकालेंगे और d यहाँ के ऊपर y निकालेंगे। एटलीस्ट देखिए यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया एटलीस्ट, कम से कम एक, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन कम से जब एटलीस्ट लिखा जाए तो चीज़ अपनी ऑप्टिमम तक जाती है। एटलीस्ट यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ के ऊपर 1 ऑफ dx एंड dy, और यहाँ के ऊपर लिख दिया यहाँ के ऊपर dy, कम से कम एक। देखिए दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक का होना ज़रूरी है। dy इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, यहाँ के ऊपर ये 0, सारे बच्चे मेरी बात को समझ लें, इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0। कम से कम एक, जब आप dx और dy निकालें उसमें से कम एक 0 के बराबर ना हो, इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखा जाएगा कि देन
सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, एंड जब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अनसॉल्वेबल, और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, अनसॉल्वेबल है एंड नो सॉल्यूशन। ये मैंने आप लोगों को लगाकर दिखाया। अभी इस ट्री डायग्राम को हम मिटाएंगे नहीं, इसी में सारी बातें आप लोगों को समझना है। अभी हम लोग यहाँ के ऊपर ये 2 वेरिएबल की बात समझ रहे हैं, तो यहाँ के ऊपर dx या dy को निकाला जाएगा, और इन दोनों में कम से कम एक जो है वो जीरो ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसमें यहाँ के ऊपर क्या हो जाए, दूसरे वाले केस में बच्चों क्या होगा कि d जीरो निकला, देखिए d तो जीरो निकला, ये बात भी पक्की है, इस केस में चल रहा हूं मैं, और dx भी और dy दोनों ही जीरो निकल गए। अगर d भी जीरो है और dx और dy दोनों जीरो हैं तो सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और में नॉट बी कंसिस्टेंट। तो यहां के ऊपर आ जाएगा, ये देखिए मैं लिख रहा हूं, देन यहां के ऊपर आ जाएगा सिस्टम में बी, बच्चों में बी कंसिस्टेंट, देखिए बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं, इसलिए बातों को मैं बताता भी जा रहा हूं। अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो देन सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और में नॉट बी कंसिस्टेंट, और में नॉट बी कंसिस्टेंट। देखिए बात समझ लीजिए, अभी हम सवाल में आपको या एग्जाम्पल में आपको करके दिखाएंगे। तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है, दोनों एप्लीकेशंस या दोनों एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान से इस बात को यहाँ पर देखते जाइए। अब सिचुएशन क्या है कि इसमें 2 बातें होंगी कि सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है। इफ कंसिस्टेंट, देखिए अब हमने लिख दिया इफ कंसिस्टेंट, अगर सिचुएशन क्या मिली कि अगर कंसिस्टेंट मिला देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, और बात को फिर आप लोग यहां के पर समझ लें कि अगर हम लोगों ने सिस्टम को कंसिस्टेंट प्रूफ कर दिया, क्या हो गया कि d बराबर 0 है और dx और dy दोनों 0 है, तो देन सिस्टम क्या होगा, मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट निकलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके की सिचुएशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इनकंसिस्टेंट है तो बात ही अलग है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी हुई, अगर सॉल्वेबल सिस्टम हुआ, तो फिर उस तरीके की सिचुएशन में जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब आप इस पूरे ट्री डायग्राम को आप एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो बात को समझिए, क्योंकि ज़रूरी है कि मामलात को आप एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझ लीजिए। देखिए अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर इक्वेशन दे रखी है 7x + 2y और माइनस के 25, ये देख लीजिए यहाँ के ऊपर ये 7x दे रखा है और प्लस का 2y, प्लस का यहाँ के ऊपर ये 2y और बराबर यहाँ के ऊपर 25। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इस ट्री डायग्राम को मैथमेटिकल कंडीशंस को समझेंगे। ये हमारे पास में सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल यहाँ के ऊपर दे रखे हैं, और 2x - y यहाँ के ऊपर दे रखा है, 2x - y और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 4। देखिए 2 इक्वेशंस यहाँ के ऊपर ही आ गई। और उसके बाद में हमने अब इसमें सबसे पहला काम ये होगा कि d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ के ऊपर d निकालेंगे और मिटाते जाएंगे। देखिए इसको मैं, जब आप लोग यहाँ के ऊपर d निकालिएगा तो आप लोग उसमें याद करिए जो मैंने पीछे पढ़ाया है। जब आप लोग d निकालिएगा तो d में x और y के मल्टीपल आ जाएंगे। देखिए यहाँ के ऊपर ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -1। तो यहाँ के ऊपर वैल्यू हो जाएगी -7 और माइनस का यहाँ के ऊपर 4, तो माइनस का यहाँ के ऊपर 11 आ गया। मैंने आपसे क्या बात बताई थी कि अगर 0 के बराबर ना आए तो अब आपको इसमें dx और dy निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये निकालना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। आपने d यहाँ के ऊपर निकाल लिया, माइनस के यहाँ के ऊपर 11, d इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप निकालेंगे भी, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मैथमेटिकल कंडीशन पता लगाना है कि जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है कि
कि इनकंसिस्टेंट है। d इज नॉट इक्वल टू 0 निकाल दिया, इज नॉट इक्वल टू ये देखिए 0, तो आ जाएगा देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन, अगर आप dx निकालिएगा तो हर हाल में कुछ ना कुछ निकलेगा, आप लोगों को पता है, मैं पता है दे रहा हूँ निकाल के, लेकिन वैसे निकालने के लिए कहा नहीं गया है। तो 25 और यहाँ के ऊपर 4 आएगा, x के जो मल्टीपल है कांस्टेंट से रिमूव हो जाएंगे और उसके बाद में 2 और -1 बच्चों यूँ ही रहेगा, तो बराबर ये आ जाएगा माइनस के 25 और माइनस के ये 8 होगा, तो माइनस के ये आ जाएगा देखिए 33। और जब आप लोग यहाँ के ऊपर dy निकालिएगा तो dy में मैंने कहा था आपसे कि 7 और 2 देखिए यूँ ही रहा, और y के जो मल्टीपल है ये 25 और 4 से यहाँ के ऊपर रिप्लेस हो जाएंगे, तो बराबर 7 चौक 28 होगा और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 50, तो माइनस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 22। मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ये बात पढ़ा दी कि जब आप लोगों को x निकालना होगा तो dx अपान d कर दिए, तो जब आप माइनस के 33 अपान माइनस के 11 करिएगा तो 3 मिलेगा, ठीक है। और जब y आपको निकालना हो तो y का मतलब ये हो जाएगा कि dy माइनस के 22 और अपान माइनस के 11 ये बराबर 2 मिलेगा, इसलिए यहाँ के फिर आ जाएगा आंसर 3,2। ये सब मैं रब कर दूंगा, मैंने एक कंडीशन आपको पढ़ा दी, आपको एक मैथमेटिकल कंडीशन मैंने जो है वो यहाँ के बार बताई कि आपके पास में ये सिस्टम दिया हुआ था, सबसे पहले आपने d निकाला जो 0 के बराबर नहीं था। अब आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछा गया था, सिर्फ आपसे ये बात पूछी गई थी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो जब d 0 नहीं आया तो फौरन आपने लिख दिया कि देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन, और वो यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा 3,2 होगा। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब अगली एग्जाम्पल पर जाइए और इसको मैं रब करता हूँ। देखिए इसी चीज़ को मैं रब करूँगा जितना मैंने यहाँ के ऊपर ये काम किया, क्योंकि ट्री डायग्राम आपको बार बार हमको जो है वो दिखाना है। इसके बाद में फिर देखिए, इसके बाद में x प्लस 3y बराबर 2 दे रखा है। ये देखिए x प्लस 3y और इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और 2x प्लस 6y बराबर 7 है। यहाँ के पर ये 2x और प्लस 6y और इज इक्वल टू यहाँ के पर ये 7, ये सिस्टम दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग d निकालेंगे। इसके बाद में जब बच्चे यहाँ के पर ये d निकाल लोगे तो ये d निकाला तो d यहाँ के पर 1 और ये 2 होगा और 3 और 6 होगा, यहाँ के पर 3 और 6 होगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर देखिए 6 1 जा 6 और 3 2 जा यहाँ के पर ये 6, तो बराबर ये 0 आ गया। d निकाला और d निकालने के बाद में रिजल्ट जो है वो 0 आया, और जब d 0 आ जाएगा तो फिर ये दो केसेस में बढ़ जाएगा कि फिर आपको dx निकालना पड़ेगा और dy निकालना पड़ेगा, और dx और dy में दोनों में कम से कम एक, अगर 0 नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट सीधे हो जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है उसमें। लेकिन अगर dx भी 0 निकल आए और dy भी 0 निकल आए तो फिर हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम जो है लिख दिया है सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और में नॉट बी कंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है यानी अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि वो सॉल्वेबल है तो फिर उसका सॉल्यूशन एक नहीं होगा, फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। फिर हम लोगों ने यहाँ के पर बच्चों यहाँ के पर dx निकाला, और जब हम लोग dx निकालेंगे तो 1 2 और 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 और यहाँ के पर 7, ये जो 1 और 2 है ये 2 और 7 से रिप्लेस हो जाएगा। ये मैंने अभी कुछ देर पहले क्रैमर रूल में आपको पढ़ा दिया, और 3 और 7 बच्चों ये आ जाएगा, तो बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा 14 और माइनस के यहाँ के पर 21, 7 दूनी 14 हो जाएगा और माइनस के 7 या 21 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मैंने पढ़ाया था, एटलीस्ट 1 ऑफ dx और dy इज नॉट इक्वल टू 0 कहने का, चाहे आप ऐसे करके लिख दें, बल्कि लैंग्वेज में भी लिख दिया है कि कम से कम उन दोनों, अब आगे dy निकालने की जरूरत नहीं है, बस कम से कम उसमें से एक जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो बस अब यहाँ के ऊपर अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये फाइंड करना था कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा इस कंडीशन से कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये बच्चों मैंने आप लोगों को
बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी बात जो है वो क्लियर कर दी दूसरी एग्जाम्पल से। इसके बाद में अब तीसरी एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ के ऊपर देख लें। इसके बाद में फिर तीसरी एग्जाम्पल बच्चों देखें कि हमारे पास दे रखा है 2x प्लस 7y बराबर 9। ये देखिए 2x दे रखा है और प्लस 7y इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 9 दे रखा है, और 4x प्लस 14y ये दे रखा है 4x और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 14y बराबर यहाँ के ऊपर 18। ये हमारे पास में दोनों यहाँ के ऊपर इक्वेशंस दे रखी हैं। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे डी से। तो सिचुएशन यहाँ के ऊपर बच्चों क्या हो जाएगी कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ के ऊपर ये डी निकाला, तो डी जो है वो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू 2 और 4 निकलेगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर निकलेगा 7 और यहाँ के ऊपर ये 14, 2 4 और 7 14। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 7 4 जा यहाँ के ऊपर 28 और माइनस का यहाँ के ऊपर 28 बराबर 0। देखिए डी 0 आ गया। पहले के केस में भी डी 0 आया था, लेकिन उसके बाद में फिर हमने चेक किया था कि dx और dy में कम से कम अगर एक 0 नहीं है तो मामला देख लिया। और फिर हमने आपसे कहा कि अगर दोनों 0 निकाला है, फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर बच्चों यहाँ के ऊपर ये dx निकाला, और जब dx कर ये निकालिएगा तो ये जो 2 और 4x के मल्टीपल हैं ये 9 और 18 से रिप्लेस हो जाएंगे, और 7 और यहाँ के ऊपर ये 14 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3 9 51 और 3 12, और माइनस के 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5 7 51 7 और 5 12। देखिए ये भी 0 निकल आया, आपने देखा। इसके बाद में जब आप लोग यहाँ के ऊपर dy निकालिएगा बच्चों, तो dy में 2 और 4 तो ऐसे ही रहेगा, और y के जो मल्टीपल है 9 और 18 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर आ जाएगा 36 और माइनस का यहाँ के ऊपर 36 बराबर 0। 18 दूनी 36 होगा और माइनस के 9 चौक 36 होगा, आपने देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि d भी 0 है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर dx और बराबर यहाँ के ऊपर dy और बराबर यहाँ के ऊपर 0 है। इसका मतलब ये है कि जब इस तरीके की सिचुएशन हो तो हम तुरंत लिखेंगे कि नाउ द सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। ये आपने लिखा, मैंने बोल दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लिखेंगे कि नाउ द सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। अब हमें ये बात देखना होगी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। अब ये भी तो चेक करना है, हमने खाली लिखने से काम थोड़ी चलेगा कि मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। अब हम चेक करेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और या नहीं है। अब आइए देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इसको मिटा दिया क्योंकि इसका यहाँ के ऊपर काम नहीं है। हमने इक्वेशंस को यहाँ के ऊपर जो है वो लिखा, यहाँ के ऊपर जो है वो देख लिया, ठीक है। तो इसमें यहाँ के ऊपर सिचुएशन क्या हो, देखिए सुनिए मेरी बात को। ये जो 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस वाले सिस्टम आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जब आप 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे, अभी फ़ौरन पढ़ेंगे, तो भी आपको इसी को ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसका ही वहाँ पर एप्लीकेशन होगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ के ऊपर x बराबर, अब कंसिस्टेंसी चेक की जा रही है, ये बात तय हो गई कि सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और मे नॉट भी कंसिस्टेंट। तो यहां के बाद देखिए हम लोगों ने लिखा फॉर चेक कंसिस्टेंसी। हम लोग कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए क्या करेंगे कि यहां के पर लिखेंगे लेट x बराबर k। x बराबर k, हम लोगों ने x की वैल्यू k मानी, तो यहां के पर आ जाएगा, यहां के पर देन, सारे बच्चे गौर कर लें, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहां के पर ये 1 2k प्लस यहां के पर 7y और बराबर 9 यहां रख दिया हम लोगों ने इसकी जगह के ऊपर। और यहां से हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली, ये देखिए 9 है बच्चों, तो यहां से जो y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू ये मिलेगी 9 माइनस यहाँ के पर ये 2k, 9 माइनस 2k और अपान यहाँ के पर 7। अगर हम इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में रखें लेफ्ट में, तो हमको 18 राइट वैल्यू मिलना चाहिए।
अगर राइट की वैल्यू नहीं मिल रही है तो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, और अगर राइट की वैल्यू मिल रही है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए x बराबर यहां पर k रखने के बाद यहां से y निकाला, और जो y निकला वो हम लोगों ने यहां रखा इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये देखिए हम लोगों ने यहां के पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड किया और बराबर का निशान लगाया, और देखिए ये 4 किया, और जहां पर x लिखा हुआ है ये वहां पर हम लोगों ने ये वैल्यू देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर k लिख दिया, और प्लस ये देखिए हम लोगों ने 14 किया, ये 14, और इस y की जगह पर हम लोगों ने यहाँ के पर 9 माइनस के यहाँ के पर ये 2k और अपान 7 रखा बच्चों। ये है चेक करने का तरीका। जहाँ पर y था वहाँ पर मैं वैल्यू रख दी और लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। आप खुद ही सब लोग सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये वाला 4k ऐसे ही रहेगा, और 7 से 14 कट जाएगा तो ये देखिए 2 आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, और 2 से जब आप 9 को करिएगा तो प्लस का यहाँ पर 18 मिलेगा, और इसके बाद में माइनस 4k हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4k। तो ये 4k और ये 4k कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बच गया? 18 बच गया, और हमारे पास में राइट हैंड साइड में 18 है। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन हो कि लेफ्ट को आप सॉल्व करें और राइट मिल जाए तो कहा जाएगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होंगे अभी मैं मिटा दूंगा। x बराबर यहाँ के बराबर ये k होगा, और y बराबर ये दोनों सॉल्यूशन होंगे, और y बराबर 9 माइनस यहाँ के बराबर ये 2k और अपान यहाँ के बराबर ये 7 होगा। ये यहाँ के बराबर इसका k इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, जहाँ पर k जो है वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर का मतलब ये है कि पूरी रियल नंबर लाइन पर इनफाइनाइट नंबर होते हैं। उन इनफाइनाइट नंबर को बार बार हम k की जगह के पर वैल्यू रखते जाएंगे और हमको करस्पॉन्डिंग x और y मिलता जाएगा। यही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। तो ये पूरी सिचुएशन कंसिस्टेंसी की मैंने आपको समझा दी। अब इस पर जो सवाल होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है। जबकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग दिल लगा के इसको देखिएगा तो ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। अब देखिए जो चीज़ अभी इसी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हमने यहाँ के ऊपर ये देखिए 2 मिटा दिया, ये 2 मिटा दिया, और 2 मिटाने के बाद में x और y की देखिए ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ के ऊपर मिटा दी, इसका काम नहीं है। इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये मिटा दिया, इसका काम नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नॉन होमोजीनियस ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जितना काम नहीं है उसको हमने मिटा दिया, क्योंकि ट्री डायग्राम दोबारा हमको जो है वो यही बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ यहाँ के ऊपर काम करेगी और क्या चीज़ यहाँ के ऊपर। ये देखिए ये हम लोगों ने ये मिटा दिया, ठीक है, और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब आप देखें इसकी सिचुएशन क्या होगी। इसमें यहाँ के ऊपर आप लोग सारे बच्चे यहाँ के ऊपर 3 वेरिएबल, यहाँ के ऊपर ये देखिए ये केस ए के बजाय यहाँ के ऊपर केस बी कर लीजिए, और यहाँ के ऊपर आप लोग यहाँ के ऊपर कर लिए 3 वेरिएबल, और यहाँ के ऊपर कर लिए यहाँ के ऊपर 3 इक्वेशंस। पॉज करके ये देख लीजिएगा। इसके बाद में इसकी भी बच्चों ज़रूरत नहीं है, फिर हमारे पास में देखिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये इसको भी हमने यहाँ के ऊपर ये मिटा दिया। वो 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस क्या होंगी? a1x और प्लस b1y और प्लस c1z होगा और बराबर d1 होगा बच्चों, प्लस यहाँ के पर c2z और बराबर यहाँ के पर d2 होगा, और तीसरी इक्वेशन a3x और प्लस b3y और प्लस c3z और बराबर d3 होगा। ये भी यहाँ के पर नॉन होमोजीनियस होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ तक जो है वो वेरिएबल पर पावर 1 है, लेकिन d1 के साथ में वेरिएबल की पावर जो है वो अलग हो जाएगी। इसलिए इस तरीके का सिचुएशन या जो भी मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉन होमोजीनियस के लिए। इसमें भी जब हमारे इस पर भी मैं आपको सवाल लगा कर दिखा दूंगा। इसमें भी हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों? डी ही निकालेंगे। और मैंने कल आप लोगों को वो इसमें अभी थोड़ी देर पहले वाले सिचुएशन में मैंने आपको 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन में भी
डी और डी एक्स डी वाई और डी जेड निकालना सिखा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। अगर डी ज़ीरो ना आए तो सिस्टम उसी तरीके से यहाँ पर भी कंसिस्टेंट होगा और हैव यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर डी ज़ीरो हो जाए और कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ डी एक्स और डी वाई और यहाँ का बरिए डी जेड इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लैंग्वेज में भी लिख दिया है, और यहाँ पे कम से कम एक, तो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं देखना है। लेकिन अगर ये सिचुएशन हो जाए कि डी बराबर ज़ीरो हो और डी एक्स डी वाई और बच्चों डी जेड तीनों, अगर तीनों ज़ीरो हो जाए तो फिर वही बात कहेंगे हम लोग कि देन सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और अगर इनकंसिस्टेंट है तब तो कोई बात ही नहीं है। फिर एग्जांपल देखिए, देखिए सब लोग घर के ऊपर करिएगा, मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कहीं पर हमारे पास में यहाँ के पर ये दे रखा है, देखिए माइनस का यहाँ के पर ये 4 है, घर पे करके देख लीजिएगा, प्लस 2y और माइनस के 9z, प्लस का यहाँ के पर 2y और माइनस का 9z, क्योंकि बरसाने के बाद बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी और उसमें ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट होगा और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। घर पे आप इतना काम कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ के ऊपर खाली लिख के बता दे रहा हूँ। बराबर यहाँ के ऊपर ये 2, ये पहली इक्वेशन होगी, और दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस z है। ये देखिए 3x और प्लस 4y और प्लस यहाँ के ऊपर z बराबर यहाँ के ऊपर 5 है। और तीसरी इक्वेशन बच्चों x माइनस 3y प्लस 2z है। x माइनस का 3y और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 2z और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 8 है। देखिए बड़ी मेहनत से एग्जैक्ट इक्वेशंस कंडीशन से मैच करती हुई हमने छाटी और यहाँ पर हम लाए। ये आप नहीं कर पाएंगे, ये एक टीचर ही कर पाएगा। और उसके बाद में फिर आपको मैंने बता दिया, अब आप काम करना आपका काम है, क्योंकि मैंने क्रैमर रूल वगैरह भी आपको जो है वो पढ़ा दिया। अब हमारे पास में अगर इस तरीके का कोई सिस्टम यहाँ के ऊपर ये दे रखा है और हम लोगों ने यहाँ के ऊपर डी निकाला बच्चों, अब हम इसमें डी निकाल के आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि डी इसी तरीके से निकलेगा कि यहाँ पर -4 हो जाएगा, ये 3 और ये देखिए 1, इसके बाद में 2 होगा, 4 होगा और यहाँ के ऊपर -3 होगा, -9 होगा, यहाँ से 1 होगा और यहाँ के ऊपर ये 2 होगा। जब आप बच्चों इसको सॉल्व करिएगा तो रिजल्ट 63 मिल जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। जब यहाँ के ऊपर वैल्यू 63 मिल जाएगी, इसका मतलब ये है कि इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो बस सीधे सीधे आप लिख दें। अगर आपको सॉल्व करके सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना हो तो फिर डी एक्स डी वाई डी जेड सब निकालिएगा, मैंने आपको क्रैमर रूल में पढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन। ये पहली सिचुएशन मैंने आपको यहाँ के ऊपर समझा दी, जो मैंने मुंह से कहा है सेंटेंस की फॉर्म में, ये आप लिख लीजिएगा कि देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बाद में फिर मैंने इस सिस्टम को देखिए यहाँ के ऊपर ये मिटा दिया, क्योंकि मैंने सारी कंडीशंस में आपको वेरिफिकेशन यहाँ के ऊपर कराना है। इसके बाद में 4x माइनस 2y, सारे बच्चे देखें 4x माइनस 2y, देखिए यहाँ के पर ये 4x और माइनस का यहाँ के पर 2y और प्लस का 6z बराबर 8। इसके बाद में 2x माइनस y और प्लस का 3z बराबर 5, ये दूसरी इक्वेशन है। और तीसरी इक्वेशन 2x माइनस y प्लस का यहाँ के पर ये 3z बराबर यहाँ के पर ये 4, ये हमारे पास में यहाँ के पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है। और सबसे पहला काम ये होगा कि इसमें हम लोग यहाँ के ऊपर डी निकालेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि डी कैसा आता है, उस हिसाब से कंडीशंस को यहाँ के ऊपर आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मेरी बात समझ लें। देखिए इसमें अगर हम लोग डी निकालेंगे, अब हम कुछ करके दिखा नहीं रहे हैं आपको। यहाँ पर हेयर आफ्टर सॉल्विंग, यहाँ पे आप लिख देंगे हेयर, यहाँ के ऊपर आफ्टर सॉल्विंग,
डी भी 0 आएगा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर dx, dy और dz ये तीनों जो हैं, क्योंकि समझने की बात है अगर इतना हम निकालेंगे तब तो 20 मिनट हो जाएंगे खाली सब निकालने ही में। अब आप लोग इतना काम घर पे करिएगा कि इसका d यहाँ के ऊपर निकालिएगा, इसके बाद में क्रैमर रूल मैंने पढ़ा दिया है, dx, dy और dz निकालने के तरीके बता दिए हैं और बराबर ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर d 0 आए और ये तीनों 0 आ जाएं तो फिर सिचुएशन क्या हो जाएगी। अब आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि नाउ हेयर द सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, ये वर्डिंग आप लिखेंगे। अब आप उसके बाद में इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे और मैंने अभी अभी आप लोगों को ये बात बता दी थी कि सब तरीके कई हैं लेकिन अब 36 तरीके तो आप सीख नहीं पाएंगे। ये एक तरीका मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, एक दो तरीके बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप, ये तो आपने लिख दिया कि सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और में नॉट भी कंसिस्टेंट, क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल कंडीशन d बराबर 0, ये सब 0 आ रहा था। अब आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे आप चेक करेंगे कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इसके लिए आपको पलटकर 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन की फॉर्म को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और इस सिस्टम को, जो सिस्टम आपके सामने दिया हुआ है, इसको 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अब देखिए ये सिचुएशन आ गई। और इसके बाद में अभी आप मिटा नहीं रहा हूं, आप बात को यहां के ऊपर ये देख लें। इक्वेशन नंबर 1 में सारे बच्चे यहां के ऊपर गौर करें। इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहां पर ये, यहां के ऊपर देखिए, यहां के ऊपर लेट सब बच्चे देखेंगे z बराबर यहां के ऊपर ये के। ये एक तरीका है, 2-3 तरीके होते हैं लेकिन उसमें एक तरीका ये है कि आपने यहां पर z बराबर k मान लिया और जब आप z बराबर k मान लेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ के ऊपर रखिए। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे आप तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4x बच्चों और माइनस का यहाँ के ऊपर 2y और बराबर आ जाएगा 8 माइनस यहाँ के ऊपर ये 6k। सब लोग और करिए, 4x ये मिलेगा, माइनस का 2y यहाँ के ऊपर ये मिलेगा और 8 और 6z को हम उधर ले गए और z की जगह पर हमने k रख दिया। तो पहली इक्वेशन से यहाँ के ऊपर देखिए, ये पहली इक्वेशन से हुआ, यहाँ के ऊपर ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 है, आप ध्यान दे लीजिएगा। ये 4x माइनस 2y और 8 माइनस यहाँ के ऊपर ये 6k आ गया। और उसके बाद में दूसरी इक्वेशन में भी रखिए, जब आप z बराबर k यहाँ पर रखिएगा दूसरी इक्वेशन में तो 2x माइनस का y मिलेगा बच्चों। ये देखिए 2x और माइनस का यहाँ के ऊपर y, यहाँ तक बात आई। और उसके बाद में आ जाएगा 5 माइनस 3k, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 5 माइनस यहाँ के ऊपर 3k। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सब लोग बात समझ गए? जब आपने z की जगह पर कोई कांस्टेंट या कोई आर्बिट्रेरी नंबर k रख दिया और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपने 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सारी चीज़ें 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन वाली चीज़ें आप याद रखेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या किया कि आपने यहाँ के ऊपर d निकाला। क्या करा? सबसे पहला काम। अब देखिए मैं मिटा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ के ऊपर मिटाई दे रहा हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी यहाँ के ऊपर ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। अब यहीं के ऊपर हमने d निकाला बच्चों और जब हम यहाँ के ऊपर ये d निकालेंगे, देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये d निकाला और मैं छोटा छोटा कर रहा हूँ तो यहाँ के ऊपर ये 4 और ये 2 आएगा। देखिए 4 और 2 आएगा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर माइनस के 2 और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -1। ये देखिए -2 और यहाँ के ऊपर -1 तो बराबर ये वैल्यू माइनस के 4 आ जाएगी और फिर माइनस लगेगा और उसके बाद में -4 ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा +4 बराबर ये 0। इसकी वैल्यू निकाल कर देख लीजिएगा तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर आ गया 0। अब आप वही केस याद करिए सेकेंड वाला कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। अगर d 0 आ जाए और उसके बाद में फिर आप यहाँ के ऊपर dx निकालिए और dy निकालिए। तो जब आप बच्चों यहाँ के ऊपर dx निकालिएगा, ये देखिए अब हम लोग dx निकालने जा रहे हैं तो dx में क्या करेंगे, ये देखिए वही पिक्चर दिमाग में रखिएगा, ए वाला ट्री डायग्राम, क्योंकि आपके पास में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हैं तो आपने यहाँ के ऊपर d निकाला और जब d निकालने के बाद जब आप dx निकालेंगे तो ये 4 और 2 जो है वो इससे 8 माइनस 6k, ये देखिए 8 माइनस यहाँ के ऊपर ये 6k और 5 माइनस यहाँ के ऊपर 3k, ये वेरिएबल यानी ये जो कांस्टेंट है इससे रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ के ऊपर ये -1। अब इसके बाद में बच्चों अब जगह नहीं है लेकिन आप लोग जब इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे dx बराबर तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 2। कोई भी आदमी घर के ऊपर करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 2।
dx की वैल्यू जब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे करिए तो रिजल्ट आपको यहाँ के ऊपर 2 मिल गया। घर पे आप इसको यहाँ के ऊपर करके देख लीजिएगा। अब आप लोग वहाँ का कंसेप्ट याद करिए कि अगर d निकाला और d जो है वो 0 आ गया 0, याद करिए वहाँ की बात। और अगर dx या dy में कोई एक कम से कम 0 ना आए, इज नॉट इक्वल टू 0, याद कीजिए पीछे का की थ्योरी, इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब आपको कहीं के ऊपर जाना नहीं है। नाउ द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, हमने वहां पर लिखाया था, ये तो dz बढ़ा दिया है कि dx या dy में से अगर एक भी 0 नहीं है, यानी ये 2 आ गया तो इसका मतलब 0 नहीं है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। तो यहां के ऊपर आप लोग लिख दिएगा कि हेयर हेंस द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जब आप सॉल्व करें और d dx dy dz सब 0 निकाल लें, ये आपने निकाल लिया, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपने क्या किया कि इक्वेशंस को 2 वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद पीछे वाला कॉन्सेप्ट पूरा उसके ऊपर अप्लाई किया। क्या चेक करने के लिए कि जो आपने लिखा है कि सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, तो वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पता ये लगा कि जब आपने 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा तो d 0 आ गया, वहीं पहुंच गए। उसके बाद में जब आपने dx निकाला तो वो 0 नहीं आया बल्कि 2 आया, तो dy अब निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी चेक की जा रही है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। यही हमें चेक करना था। और आगे बढ़िए बात को देखिए, इसमें कई तरीके हैं, ये तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में एक तरीका यहाँ के ऊपर तो ये है ये देखिए मैंने इसको मिटा दिया। मैं बता दूं क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि कहीं नज़र पड़े तो आप कहेंगे ये तरीका हमें नहीं आता, तो मैं आपको यहाँ के ऊपर बता दे रहा हूँ। जितना मैंने लिखाया था मैं उसको मिटा रहा हूँ और चीज़ फिर मैं आपको यहाँ के ऊपर बता रहा हूँ। देखिए इस सिचुएशन मैंने पूरी मिटा दी और मैं आपको यहाँ के ऊपर ये बता रहा हूँ कि अगर d और ये dx dy dz सब 0 आ गया। अब आपने कह दिया कि सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और मे नॉट भी कंसिस्टेंट। अब आप चेक करने चले तो एक तरीका तो ये है कि 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन की फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर लें, और दूसरा देखिए बच्चों तरीका ये है कि हम लोग यहाँ के ऊपर मान लें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1, यहाँ के ऊपर ये है, देखिए यहाँ के ऊपर पुट, ये भी तरीका देखिए y बराबर यहाँ के ऊपर z, यानी एक किसी भी एक वेरिएबल को x बराबर y कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं है। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के बराबर कर दीजिए। अगर आप y बराबर z करिएगा तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बच्चों यहाँ के ऊपर आ जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में देखिए 4x और माइनस के ये देखिए 2z होगा। क्या होगा, माइनस के ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2z। देखिए 4x ये आया, माइनस के 2z ये आया और प्लस का 6z ये आया, प्लस का यहाँ के ऊपर 6z और बराबर क्या दे रखा है 8। जहाँ पर y था वहाँ पर हमने z कर दिया। अब x की जगह पर y भी कर सकते हैं, y की जगह पर z कर सकते हैं, x बराबर z कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। कोई एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल को बराबर कर दिया और जब y बराबर z आप यहाँ पर रखेंगे तो 4x और माइनस का 2z प्लस 6z बराबर 8 आ गया। तो बच्चों यहाँ के ऊपर ये 4x और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए 6 में से 2 गया 4z, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 8। देखिए 8 तो ये आ गया और उसके बाद में 6 में से 2 गया 4, तो माइनस का ये आ जाएगा 4z। सारे बच्चों ने समझा मेरी बात को। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 दूनी 8 और माइनस के z आ जाएगा। देखिए 4 जब इधर जाएगा तो ये 8 जो है वो 2 बन जाएगा और 4 कटने के बाद में x की वैल्यू 2 माइनस z आ जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन में आप इसको रख के देखिए, अगर सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट, और अगर सेकेंड इक्वेशन ना सेटिस्फाई हो तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट। ये भी एक तरीका है। लाइए पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिख दिएगा, यहाँ पे लिख दिएगा, यहाँ के पर अभी हम मिटा देंगे इसको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखिए 2 रखा और 2 के बाद में x की जगह के ऊपर 2 माइनस z कर दिया। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये ध्यान रखिएगा, ये अभी हम मिटा देंगे। ये 2 रखा और x की जगह पर वो वैल्यू रखी 2 माइनस z और माइनस आए, और माइनस आने के बाद y की जगह पर z कर दिया। ये y था ना, y की जगह पर z कर दिया और उसके बाद में प्लस का यहाँ के पर ये 3z। ये देखिए प्लस का यहाँ के पर ये 3z। अब हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं।
तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस बच्चों ये 2z मिलेगा, देखिए 4 हुआ और माइनस का 2z हुआ, माइनस का z हुआ और प्लस का 3z हुआ। इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ के बरी आ जाएगी 4 और माइनस का ये देखिए 3z और प्लस का 3z होगा, ये माइनस का 3z और प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल गया 4 और मिलना क्या चाहिए था इक्वेशन नंबर 2 से 5, तो इधर वाल 4 मिला और इधर 5 मिला, तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट 4 मिल रहा है तो ये 4 जो है वो 5 के तो बराबर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है। ये भी एक तरीका है, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, और अगर लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, ये भी तरीका बताया। और आगे बढ़िए, देखिए जितना मैंने लिखा था सब मैंने यहाँ के ऊपर ये मिटा दिया। देखिए इसके बाद में फिर हम और आगे बढ़े, इसमें आप लोग लिख देंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर दे रखा है x माइनस के 3y, ये देखिए ये दिया हुआ है, ये दे रखा है x माइनस वाई और प्लस 3z बराबर 6, x प्लस 3y माइनस 3z, ये देखिए x प्लस 3y और माइनस का 3z बराबर दे रखा है माइनस के 4। सारे बच्चे देखते हैं, माइनस के यहाँ के ऊपर ये 4 दे रखा है और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर दे रखी है 5x और प्लस यहाँ के ऊपर ये 3y और प्लस का यहाँ के ऊपर दे रखा है 3z बराबर 10। देखिए ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर आ गई 3। हम लोगों को ये चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये डी निकाला। तो हेयर यहाँ पर भी यही बात होगी, यहाँ के ऊपर हेयर आफ्टर सॉल्विंग, घर पे करिएगा आप लोग, क्योंकि सामने की बात है, इतना काम बोर्ड पे यहाँ पर हम नहीं कर सकते। डी निकालिएगा, dx निकालिएगा, dy निकालिएगा, dz निकालिएगा, तो हेयर d बराबर यहाँ के ऊपर dx बराबर dy और बराबर यहाँ के ऊपर dz बराबर 0। ठीक है, d 0 आ गया, d निकाला तो d 0 आया, उसके बाद dx dy dz सब निकाला तो सब जो है वो यहाँ के ऊपर ये 0 आ गए। जैसे ही d 0 आया बच्चों, बस अब आखिरी चीज आज की चल रही है ये, अगर क्योंकि लंबी हो गई है वीडियो, d बराबर ये 0 अगर निकाला और इसके बाद ये सब 0 आया तो हमने लिख दिया कि सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, और फिर हम कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी चेक करने के लिए जुट गए। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में, इधर देख ली, फिर वही बात देखिए कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि x बराबर या z बराबर के जो भी आपके दिमाग में आया वो करिए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखिए z बराबर बच्चों हम लोगों ने यहाँ के ऊपर k यहाँ के ऊपर लेट किया, हम लोगों ने कंसीडर किया कि z बराबर यहाँ के ऊपर k और z बराबर k कंसीडर। देखिए एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया है कि आप तुरंत उसको जो है वो 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर k रखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बच्चों x माइनस वाई बराबर 6 माइनस यहाँ के ऊपर ये 3 के, ये इक्वेशन नंबर 1 से निकलेगा जब यहाँ पर k रखेंगे। और यहाँ क्या निकलेगा x प्लस 3y, ये देखिए यहाँ के ऊपर निकलेगा x प्लस यहाँ के ऊपर 3y और बराबर माइनस का 4 और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 3 के, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा तो -1 और ये दोनों इक्वेशन को z बराबर k रख के हम लोगों ने जो है वो कन्वर्ट कर लिया। जब 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस में आप इसको यहाँ के ऊपर कन्वर्ट कर लें तो सबसे पहला काम आप ये करें कि d निकालें, क्योंकि d से ही गाड़ी चलती है। तो d जब आप निकालिएगा तो 1 और यहाँ के ऊपर ये देखिए 1 और -1, फिर यहाँ से 1 हुआ और यहाँ से यहाँ के ऊपर ये 3 आया, तो वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस, और ये -1 ऑलरेडी हो जाएगा, तो ये +1 बराबर 4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि d बराबर यहाँ के ऊपर 4 निकला, d बराबर यहाँ के ऊपर निकल आया यहाँ के ऊपर 4। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0। याद करिएगा
कि d इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0, यानी 4 निकला। इसमें इसके बाद में फिर सिचुएशन क्या हुई कि d बराबर यहाँ के ऊपर निकल आया 4। याद कीजिएगा, इसके बाद में फिर आप लोग क्या करिएगा, सुनिए मेरी बात को। फिर इसके बाद में सारे लोग यहाँ के ऊपर ये dx निकालिए और इसके बाद में यहाँ के ऊपर dy निकालिए। तो x की वैल्यू यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगी, x बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा, सारे बच्चे यहाँ के ऊपर dx निकालिए। तो dx जो निकलेगा, बल्कि x निकाल लीजिए, तो ये d निकाल लिया है हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा। d निकालने के बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू जो है वो 4 निकली, और इसके बाद में जब x निकालिएगा तो dx अपान यहाँ के ऊपर ये d आ जाएगा। और dx अपान d जो है, देखिए ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा, इसका यहाँ के ऊपर dx निकालिएगा तो dx में क्या हो जाएगा, ये जो 1 1 है ये 6 - 3 के, और इससे जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। और रिप्लेस होने के बाद में x की वैल्यू आ जाएगी dx अपान d। तो यहाँ पर dx रखिएगा और नीचे d रखिएगा, तो रिजल्ट मिल जाएगा 7 - 3k अपान 2। घर पे करिएगा बच्चों, यहाँ के पर 7 - 3k अपान 2 पूरा सॉल्व कर लिएगा तो ये निकलेगा। और इसके बाद में जब हम लोग y निकालेंगे तो y जो है वो dy और अपान यहाँ के पर d निकलेगा। ठीक है, जो dy अपान d में आप लोगों को dy भी निकालना आता है। जब इससे आप लोग dy निकालिएगा और अपान d करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 3k - 5 अपान 2। क्या निकलेगा, 3k और माइनस के 5 और अपान यहाँ के ऊपर ये 2 निकला। सब लोग मेरी बात समझ गए। x हम लोगों ने 7 - 3k अपान 2 dx अपान d वाले फार्मूले से निकाल लिया, y dy अपान d वाले फार्मूले से 3k - 5 अपान 2 निकाल लिया, और z जो है वो बच्चों यहाँ के ऊपर k है। ये कहाँ से निकाला, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से निकाला। बस आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, इन तीनों वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट में रख दीजिए। क्या चेक कर रहे हैं आप लोग कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ये मैं मिटा रहा हूँ, बस आखिरी चीज़ अब यहाँ के ऊपर मैं कर रहा हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए इसको यहाँ के ऊपर मिटा दिया और सारी कंडीशन यहाँ के ऊपर ये हो जाएगी कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि फ्रॉम, ये देखिए लिख दिया हम लोग। बस आखिरी चीज़ मैं कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों से x और y निकाल लिया, और x और y निकालने के बाद z जो है वो k मान लिया है। देखिए ये 5 किया, और x की जगह के ऊपर जो हम लोगों ने निकाला है dx अपान d करके 7 - 3k अपान 2 रखा। देखिए 7 माइनस यहाँ के ऊपर ये 3k और अपान 2 रखा, यहाँ रख रहे हैं, और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 3 किया, और y की जगह पर बच्चों यहाँ के ऊपर हम लोगों ने 3k और माइनस का 5 अपान यहाँ के ऊपर ये 2 कर दिया, ये y, और प्लस यहाँ के ऊपर ये 3, और इस z की जगह के ऊपर ये देख लीजिए k माना था हम लोगों ने, तो यहाँ के ऊपर ये k। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा और अगर 10 आ जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और हैविंग जो है वो मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। देखिए बराबर का निशान लगा दीजिए, ये हम लोगों ने ये देखिए बराबर का निशान लगाया। इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लें कि 2 एलसीएम में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 यहाँ के ऊपर एलसीएम में, तो 7 पंजे यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। देखिए 35 और माइनस 5 तिहाई, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 15k, प्लस 3 तिहाई 9k, 3 3 = 9, और माइनस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 15, और ये लगेगा प्लस, और 2 एलसीएम में है तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 6k, और ये देखिए ये एलसीएम आ गया और एलसीएम में 2 है। अब आप लोग सारे लोग पास 15k और यहाँ के ऊपर ये 9k और माइनस के यहाँ के ऊपर ये 15 है, ये 2 जो है वो इसका नीचे का है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करिए, तो 35 ये हो गया, और 35 में से यहाँ के ऊपर ये 15 जो है वो घटा दीजिए, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 20। इस 35 में से बच्चों 15 घटाओ तो 20 बचा। अब आओ 9 और 6 प्लस का 15 के यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 9 और 6 15 के प्लस का, और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 15 के, तो ये कट जाएगा। ये 9 के और 6 के 15 के और माइनस का 15 के कट गया,
और ये बटे यहाँ के पर सिर्फ 2 बचेगा, ये वाला 2, तो बराबर 20/2 किसके बराबर हो गया, बराबर यहाँ के पर ये 10 के हो गया। मैंने आप लोगों को पूरी सब बातें बता दी और मैंने 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन की कंसिस्टेंसी भी आपको समझा दी और 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी भी मैंने आप लोगों को समझा दी। ये सब आप लोग आज ए और बी देख लीजिएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये चैप्टर कंसिस्टेंसी का, अभी इसके अंदर कुछ कंसिस्टेंसी पर और है, लेकिन मैंने दोनों केसेस आपको यहाँ के ऊपर डिस्कस कर दिए कि जब आप सवाल देखिएगा और आपको ये चेक करना होगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो इन्हीं सब तरीक़ों को आप अप्लाई करिएगा तो चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप थैंक यू।